गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो हम लोग अपने इस रिवीजन सीरीज का अगला टॉपिक उठा रहे हैं। क्या है? कैपेसिटर। ठीक है। तो कैपेसिटर डायरेक्टली लिंक किससे होता है? कंडक्टर से। तो कैपेसिटर को अगर हमें पढ़ना है तो पहले हमें थोड़े कंडक्टर के बेसिक्स मालूम होने चाहिए। तो कंडक्टर का जो बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके डिटेल में जाकर के एक एक को डिराइव नहीं करेंगे। कंडक्टर का जो बेसिक बेसिक बातें हैं पहले हमें उसको रिकॉल कर लेना है। चलो देखते हैं। देखो, जब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर का, तो कंडक्टर से रिलेटेड क्या क्या सब हमें बेसिक बातें को जानने की जरूरत है। ये नहीं बताऊंगा कि कंडक्टर क्या होता है, हम सभी को पता है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं कहते। एक्सेस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से अरिजिनेट करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर किसी में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो उसमें एक्सेस 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, तो उसको हम लोग एक्सेस चार्ज में काउंट करते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर मान लो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो एक्सेस चार्ज विल बी नेगेटिव। अगर कहीं पर मान लो एक्सेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो हम लोग कहते हैं एक्सेस चार्ज इज पॉजिटिव। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सेस चार्ज, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेस चार्ज का। तो चलो, एक्सेस चार्ज जो इसके बारे में सबसे पहला वाला पॉइंट है, क्या बोलते हो एक्सेस चार्ज कहाँ होता है? तो एक्सेस चार्ज जो होगा एक कंडक्टर में, वो हमेशा ही फ्री सरफेस पे लाई करेगा। एक्सेस चार्ज विल ऑलवेज लाई एट फ्री सरफेस। इट विल ऑलवेज लाई एट फ्री सरफेस। मतलब उसके मैटर के अंदर में, मैटर होता है ना जहां पे मास है, तो मैटर के अंदर में कभी भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा। हमेशा ही वो फ्री सरफेस पर लाई करेगा। अब ये फ्री सरफेस में भी तुम्हें क्या समझना है कि अगर मान लेते हैं फ्री सरफेस में इनर सरफेस भी है और आउटर सरफेस भी है। अगर ऐसा कोई केस है तो मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है जिसमें एक कैविटी भी है और ये इसका मैटर है। ये जो सैडेड लाइन दिखा रहा हूं ये इसका मैटर है। तो इसमें कितने फ्री सरफेस हुए? तो एक बार देखो तो, क्या इसको हम लोग फ्री सरफेस कहेंगे जो बाहर से है? क्या हम लोग इसको भी फ्री सरफेस नहीं कहेंगे? है ना? तो एक फ्री सरफेस ये हो गया और एक फ्री सरफेस ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस पर कुछ भी चार्ज देते हैं या यहां से चार्ज ले लेते हैं तो एक्सेस चार्ज क्रिएट होगा। तो वो एक्सेस चार्ज कहां रह सकता है? तो रह सकता है या तो ये बाहर वाला या फिर ये अंदर वाला सरफेस पे। अब बोलोगे कि अगर हम लोग चार्ज देंगे तो क्या ये दोनों ही जगह पर रहेगा? रहने के लिए दोनों जगह पर रह सकता है, लेकिन अगर अंदर वाले चार्ज पर, अंदर में अगर तुम मान लो कि यहाँ पे चार्ज रखना चाहते हो, तो अंदर वाले सरफेस पे चार्ज तभी जाएगा जब उस चार्ज को होल्ड करने के लिए कैविटी के अंदर में भी कोई चार्ज हो। मेरी बात नहीं समझा? कि जब भी हम लोग इसको कोई चार्ज देते हैं, जैसे मान लो कि क्यू चार्ज दिए, तो ये जो चार्ज क्यू है वो बाहर वाले सरफेस पर तो रहेगा ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस चार्ज का अगर कोई भी पोर्शन हम ये सोच रहे हैं कि अंदर वाले सरफेस पे जाएगा, तो अंदर वाले सरफेस पे जाने का एक ही कंडीशन होता है कि अंदर में, इसके कैविटी के अंदर में कोई एक दूसरा चार्ज है जो इसको बाइंड कर रहा है अंदर में। अगर इस कैविटी के अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो मतलब इस अंदर वाले फ्री सरफेस पे इसमें से कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गया? तो अब बताओ इससे क्या समझ में आया हमें? तो हमें समझ में आया कि बाहर से हम लोग जो भी चार्ज देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाता है? तो आउटर मोस्ट फ्री सरफेस पर। तो चार्ज कहां पर जाता है बोलो? आउटर मोस्ट फ्री सरफेस। ये एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम लोग एक चार्ज देंगे विच विल बी कॉल्ड एज द एक्सेस चार्ज, किस पर? कंडक्टर पे, तो वो हमेशा ही आउटर मोस्ट फ्री चार्ज सरफेस पर ही जाएगा। ठीक है, इनर वाले अगर कहीं पर फ्री सरफेस है भी तो इनर सरफेस पे जाने का कंडीशन होना चाहिए कि उसके कैविटी में कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो जिसके वजह से कि वो बाइंड करे, एल्स ये चार्ज का कोई भी पोर्शन अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, सो वेयर विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट? तो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखो यहां पर ऐसे करके, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक्सेस चार्ज क्लियर हुआ? ठीक है, अब जब एक्सेस चार्ज क्लियर हो गया तो अब इसके सेकेंड पॉइंट पर मूव करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जब भी हम लोग उसके मैटर में बात करते हैं, इनसाइड मैटर, इनसाइड मैटर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही जीरो होगा। मैटर के अंदर में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। अगर ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कर रहे हैं, मूविंग चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, यानी कि जो चार्ज रुका हुआ रहता है, तो रुके हुए चार्ज के वजह से मैटर के अंदर में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो कंडक्टर के मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक, अगर डायनेमिक कंडीशन पर है, मूविंग कंडीशन पर है, तब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो फिलहाल हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी जो है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलो अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर में नहीं होगा तो कहां पर हो सकता है, तो सरफेस के पास हो सकता है, नियर बाय द फ्री सरफेस, उसी फ्री सरफेस के पास में जहां पर के चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नियर बाय फ्री सरफेस, ये कितना हो सकता है, तो दिस वी कैन राइट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वेयर सिग्मा इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी। अब पर्टिकुलरली ये वाला जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो इसको थोड़ा समझते हैं, ये वाला पॉइंट को। चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है पूरा का पूरा ऐसा, हमने जो है इस पर चार्ज दिया और चार्ज के वजह से यहां पर इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसके वजह से यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा बन गया। डन है। हम लोगों को अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस सरफेस से देखो परपेंडिकुलर, प्लस है तो अवे, माइनस होता तो टूवर्ड्स, क्लियर है, प्लस है तो अवे, माइनस होता तो टूवर्ड्स, इसका वैल्यू जो होगा दिस ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। तो जैसे वहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, वैसे यहां पर भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी नियर बाय द फ्री सरफेस, क्लियर हो गया। चलो अब क्या एक्सप्लेनेशन का और जरूरत है, तो इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसको अब यहां पर समझो फिर से दोबारा से, इसको मैं एक इधर रख रहा हूं और थोड़ा सा छोटा भी कर रहा हूं। चलो फिर से यहां पर देखो, सपोज कर लिया कि अब यही एक कंडक्टर है जो वहां पर तुमने ड्रॉ किया, हमने इस पॉइंट को ही डील करना है जो पास में है। तो इस पॉइंट पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, एक्चुअली दैट इज द सम ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इट इज द सम ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक का वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे का भी वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर मैं बोलूं तो इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जो है ऐसे करके जानते हैं, दिस प्लस दिस। अब ये क्या बात है, उसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो बड़ा बात है, समझो इसको ध्यान से देख, यहां पर जो मान ले कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो जो चार्ज डेंसिटी तुम्हें यहां दिख रहा है ना, इस चार्ज डेंसिटी के वजह से ये है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और जो बाकी की जगह पर जो तुम्हें चार्ज दिख रहा है, इस पूरे कंडक्टर में जो बाकी चार्ज दिख रहा है, इस बाकी चार्जेस के वजह से, इस पूरे बाकी चार्जेस के वजह से ये वाला है जिसका वैल्यू अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। मतलब नियर बाय द फ्री सरफेस में एक कंपोनेंट जो है, आधा वाला कंपोनेंट, वो इसके पास वाले चार्ज की वजह से है, और जो बाकी का आधा कंपोनेंट है वो रिमेनिंग चार्ज की वजह से है। बात समझ में आया। और ये एक्सप्लेनेशन हमें मालूम रहना चाहिए, क्यों क्यों मालूम रहना चाहिए, तो देखो ये कंडक्टर जैसे यहां पर मैंने स्फीयर के फॉर्म में दिखाया है, ये कंडक्टर तो एक प्लेट के भी फॉर्म में हो सकता है। चलो तो ये अगर मान लेते हैं ये एक प्लेट है, प्लेट मतलब कुछ ऐसा ऐसा टाइप का एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट को ऐसे समझ लो। तो इस साइड भी इसका चार्ज है ऐसे फैला हुआ, और यहां पर भी चार्ज है, क्लियर है। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां का चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इधर का भी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, तो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑब्वियसली अगेन कितना बोल देंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में बात है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सरफेस, ये वाला सरफेस, तो अगर मैं इस सरफेस को 1 बोल दूं और इस सरफेस को 2 बोल दूं, तो सरफेस 1 के वजह से यहां पर कितना है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
और इसी पॉइंट पर सरफेस 2 के वजह से भी है, और सरफेस 2 के वजह से कितना है, अगेन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो जब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय द सरफेस, नियर बाय द सरफेस में वहां टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है, दैट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। एक चार्ज जो होता है वो नियर बाय में, और दूसरा जो रिमेनिंग वाला चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? अगर वो हमसे ऐसे अलग अलग करके पूछ ले, कैसे करके, ये देखो, सपोज कर लो कि उसने ये कंडक्टर दिया, और इस कंडक्टर में यहां पर उसने बोला एक कैविटी है, बाकी पे पूरा पूरा चार्ज है, ऐसे करके उसने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसने बोला कि नियर बाय द कैविटी, यहां पर जो खाली जगह है, नियर बाय द कैविटी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? तो क्या इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बोलोगे या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बोलोगे? यहां पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखो, यहां पर अगर कैविटी है तो क्या यहां पे चार्ज हुआ? नहीं हुआ ना। तो जब यहां का चार्ज ही मिसिंग है, तो इसके वजह से जो कंपोनेंट था वो भी मिसिंग होगा, तो सिर्फ रिमेनिंग का ही काउंट होगा। और रिमेनिंग का कितना काउंट होता है? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस पर्टिकुलर इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आ गया? चलो, अब हम लोग वापस से इस डायग्राम पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय द फ्री सरफेस कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द सम ऑफ टू कंपोनेंट्स। होप सो सबको क्लियर हो गया, ठीक है। मैटर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है? 0। चलो, अब इससे रिलेटेड चलते हैं अब तीसरे वाले पॉइंट पर। तो तीसरा वाला पॉइंट क्या है? तो तीसरा वाला पॉइंट है अपना पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है। चलो समझो इसको। अब अगर हम लोग पोटेंशियल के बारे में समझें, तो एक जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के मैटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? तो आंसर इज नो, 0। तो अगर कंडक्टर के मैटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है, तो कंडक्टर का जो ये मैटर है, ये जो पूरा का पूरा मैटर है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, उसको इस वाले रीजन में क्या पोटेंशियल कभी वैरी कर सकता है? तो सोचो कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाला रिलेशन बोला था, तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो वाला रिलेशन में डीवी याद है ना, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, याद है ना। तो जब ई ही 0 हो जाएगा, तो मतलब डीवी 0, मतलब डेल्टा वी 0, मतलब वी क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। तो यानी यहां पर वी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो एक कंडक्टर जो होता है वो किस तरह का रीजन हुआ? तो एक कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल रीजन होता है। क्या होता है बोलो? इक्वी पोटेंशियल रीजन। ये कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल रीजन, मतलब जिस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर तुम मूव कर रहे हो पूरे कंडक्टर में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में, तो यहां से वहां तक जाने में क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन का इक्वेशन क्या होता था? Q इंटू डेल वी। Q इंटू डेल वी, वर्क डन क्या होता था बोलो? W इक्वल्स टू Q इंटू डेल वी। तो अगर एक कंडक्टर में एक पॉइंट से तुम दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा? नहीं। तो यानी कि वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा अगर कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग चार्ज को मूव करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर को हम लोग किस तरह का रीजन बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल रीजन। क्यों बोलते हैं इक्विपोटेंशियल रीजन? क्योंकि कंडक्टर के मैटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। समझ में बात आ गया? तो अब पोटेंशियल भी हमें क्लियर है। चलो, अब कंडक्टर के बारे में चौथा पॉइंट को चलते हैं। तो चौथे पॉइंट पर जाने के लिए ये देखो, हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया कंडक्टर का। तो कंडक्टर से हमने सबसे पहला जो बात किया था वो था एक्सेस चार्ज। एक्सेस चार्ज समझ में आ गया है। दूसरा हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तीसरा हमने बात किया पोटेंशियल का। ठीक है, ये तीन बातें हमें समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया ना, इनसाइड द मैटर कितना? 0, और नियर बाय द सरफेस कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्सेस चार्ज कहां पर रहता है बोलो? फ्री सरफेस पर। फ्री सरफेस पर। फ्री कौन सा वाला सरफेस? आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट? तो हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट फ्री सरफेस। ओके, पोटेंशियल के बारे में हमें क्या समझ में आया? ये क्या होता है? पूरा पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल रीजन होता है। इक्वी पोटेंशियल रीजन होने की वजह से उसमें क्या कोई वर्क हो पाएगा? तो नहीं। चलो, अब चौथा वाले बात पे करते हैं। तो अब हम लोग चौथा पॉइंट पर जा रहे हैं, इसका चार्ज डेंसिटी। तो एक कंडक्टर में जो चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, जो चार्ज वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एट फ्री सरफेस सिग्मा जो होता है, एट फ्री सरफेस सिग्मा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये कहां पर होता है? तो इट इज एट आउटर मोस्ट सरफेस, एट
आउटर मोस्ट सरफेस। समझिएगा इस बात को। तो आउटर मोस्ट सरफेस पर सिग्मा रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो कैसे इस बात को हम लोग रियलाइज करें, तो इसको देखो, अगर मान लेते हैं कुछ इस तरीका एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर का देखो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस जगह का देखो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपने इसको टोटल चार्ज क्यू दिया ना, तो ये चार्ज तो पूरे में फैल जाएगा। तो पूरे सरफेस पर जब ये फैलेगा तो आपको इस तरीके से ये उसने दे दिया। अब यहां पर दे देगा 1 और यहां दे देगा 2। अब बोलेगा कि ये जो 1 के पास में जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 1, और 2 के पास में जो चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 2। तो बताओ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में कौन बड़ा होगा? तो तुम्हें ऐसे समझना है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में, इसको आप एक सर्कल बना के देखो, इतना सा ही एक सर्कल छोटा सा, और इसको लेकर के भी एक सर्कल बना करके देखो। बताओ तो कहां पे छोटा सर्कल बन रहा है? ऑब्वियसली यहां पे। तो जहां सर्कल छोटा होगा वहां रेडियस भी छोटा होगा, और जहां रेडियस छोटा होगा वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। मतलब हम लोग कहेंगे सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। क्लियर है? तो कभी भी अगर चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछ लिया जाए सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, तो हम लोग बोलेंगे R2 बाय R1। तो फ्री सरफेस पर, एट आउटर मोस्ट फ्री सरफेस पर चार्ज डेंसिटी रेडियस पर डिपेंड करता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, ठीक है, अगर हमने इस पर चार्ज दे दिया है Q, तो ये चार्ज क्या पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा? तो अगर ये स्फेयर है तो हर जगह का रेडियस तो क्या है? सेम ही है। तो हर जगह का अगर रेडियस सेम है तो मतलब हो गया हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, मतलब हर जगह पर चार्ज डेंसिटी भी सेम। इज दैट क्लियर? तो एक स्फेयर पे आउटर मोस्ट सरफेस पे हमेशा ही चार्ज डेंसिटी कैसा होता है? यूनिफॉर्म। अगर ये स्फेयर ना होकर के कुछ भी अगर अनइवन सरफेसेस है तो उसमें चार्ज डेंसिटी भी अनइवन रहेगा। होप सो सबको क्लियर हो गया। चलो अब जब ये चार्ज डेंसिटी भी क्लियर हो चुका है, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, इसको बस हटा दो। चलो अब जो है एक्सेस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, चार्ज डेंसिटी, इसके बाद अब हम लोग लास्ट पे जो कंडक्टर से रिलेटेड होता है दैट वन इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमें सीखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको हमें दो पार्ट में करके सीखना होता है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां, कैसे कैसे करके? तो पहले हमें सीखना होगा स्फेरिकल सरफेसेस पे, स्फेरिकल सरफेस पर, और फिर हमें सीखना होगा प्लेन्स पे, ओवर प्लेन, प्लेनार सरफेसेस पे, प्लेनार सरफेसेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दो जगह पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सीखना है। चलो मैं पहले स्फेरिकल सरफेस पे आपको लेके चलता हूं। देखो स्फेरिकल सरफेस में क्या होता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्फेरिकल सरफेस। देखो इसको, ये हो गया, मान लेते हैं स्फेयर, हमने इस पर चार्ज दिया Q। सर क्या बच्चा वाला है, वो एकदम ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ जाएगा? अंदर में तो जाएगा नहीं। सर ये तो पूरा का पूरा बाहर में ही रहेगा। बिल्कुल तुम सही हो, ये पूरा पूरा बाहर में रहेगा, ये स्फेयर है। तो बताओ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? आंसर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलो पहला हो गया। सर क्लियर है ये? अगला बताइए, इससे थोड़ा सा टफ लेकर के, ओके थोड़ा सा टफ लेकर के देखते हैं, इसको हम इधर रख देते हैं। चलिए सेकंड पे आते हैं। मान लेते हैं ये स्फेयर है और स्फेयर में एक कैविटी है, ये भी स्फेयर ही है लेकिन इसमें एक कैविटी है। अब इसमें हमने चार्ज दिया Q। सर ये भी हम लोग जानते हैं, यस जानते हैं, अभी भी सीखा हमने, जो भी चार्ज देंगे वो अंदर में जाएगा ही नहीं। ये पूरा का पूरा चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट फ्री सरफेस पर। क्या आउटर मोस्ट फ्री सरफेस का ये जो रेडियस है क्या यूनिफॉर्म है? है, क्योंकि ये एक स्फीयर है। तो स्फीयर है तो इसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और अंदर में चार्ज कितना रहेगा? 0। सर ये भी सीख गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए इसको भी हम लोग जो है छोटा कर देते हैं और इसको भी मैं यहां पर रख देता हूं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले डायग्राम पर, थर्ड डायग्राम पर। तो थर्ड डायग्राम में हम लोग फिर से लेते हैं स्फीयर, कुछ ऐसा वाला ही, कैविटी वाला ही।
अब इस कैविटी के सेंटर पर एक चार्ज रख दिया, एक पॉइंट चार्ज रखा है Q। अब इसमें कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? हमने बाहर से अभी कोई चार्ज नहीं दिया है, तो अगर हमने इसके अंदर में कोई भी चार्ज को रखा तो इस चार्ज के बदले यहां पर इनर सरफेस पर एक चार्ज अपीयर करेगा एंड दैट चार्ज अमाउंट विल बी -Q। जितना यहां अंदर में चार्ज रखे हो उसका ठीक ऑपोजिट वैल्यू। तो ये Q है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बोलो? -Q। कितना आ जाएगा बोल? -Q। अब वो -Q को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो ये जो Q है ये तो इसके सेंटर पर है, तो ये -Q से यहां पर से देखो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, क्या हर तरफ डिस्टेंस सेम है? बिल्कुल सेम है। ये जो पॉइंट चार्ज है ये सेंटर पे रखा हुआ था ना, तो ये कैविटी के हर पॉइंट का डिस्टेंस इससे क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये जो -Q का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इवन, मतलब जितना यहां उतना यहां, उतना यहां उतना यहां, इतना यहां इतना यहां। मतलब कहीं ना कहीं एक डाउट मैंने आपको आपके दिमाग में रखा है कि अंदर वाले सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है वो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को फॉलो नहीं करता। रिपीट कर रहा हूं मैं इस लाइन को, अंदर वाला जो फ्री सरफेस है उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है वो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को फॉलो नहीं करता है। यानी यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो डिपेंड करेगा ये वाले चार्ज के पोजीशन पर। जैसे ये चार्ज से डिस्टेंस इधर जितना है उतना ही इधर भी है, तो ये वाला चार्ज इससे इलेक्ट्रॉन को पुल करने का काम करेगा। तो जितना यहां पर पुल करेगा उतना ही यहां पर पुल करेगा, उतना ही यहां पर भी पुल करेगा, उतना यहां पर भी पुल करेगा। तो हर तरफ पुलिंग फोर्स बराबर है, इसलिए हर तरफ चार्ज का अमाउंट भी इवन है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। ठीक है, तो अगर अंदर में चार्ज Q है तो इनर वाले सरफेस पर कितना आ गया जी? -Q। अब -Q मतलब वह इलेक्ट्रॉन्स इधर आया तो बाहर वाले सरफेस पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, तो यानी वहां पर कितना चार्ज अपीयर करेगा? +Q। तो ये वाला जो +Q है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो ये +Q इस आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन किसको फॉलो करता है? तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को। यानी यहां पर हर जगह रेडियस सेम, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम। चलो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया, होप सो ये भी समझ में आ गया। चलो हाँ सर ये भी क्लियर है। अब ऐसा ही एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा और पता चले कि ये बात क्या था। चलो इसको यहां पर रख दिया भाई। चलो चौथा वाला हम लोग लेने जा रहे हैं। सपोज कर लेते हैं अगेन दो स्फीयर हैं, ऐसा ही जैसा हमने पिछली बार रखा था, और इसके सेंटर पर भी एक चार्ज हमने रखा है Q, लेकिन नॉट एग्जैक्टली एट सेंटर, यहां पर रख दिया Q, यहां पर चार्ज को रखा है। तो देखो कैविटी के बिल्कुल सेंटर पे नहीं रखा है। अब इससे क्या होगा? तो ये जो चार्ज है इसके वजह से इसके इनर सरफेस पर डेफिनेटली चार्ज अपीयर करेगा एंड दैट अमाउंट विल बी -Q। तो -Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, तो बाहर में जितना चार्ज अपीयर करेगा दैट विल बी +Q। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब हमें सोचना है ये -Q डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो -Q के डिस्ट्रीब्यूशन पे सोचो, ये जो Q है इस Q से ये वाला डिस्टेंस, इस Q से ये वाला डिस्टेंस, इस Q से ये वाला डिस्टेंस क्या सेम है? नहीं है ना। मतलब ये वाला जो Q होगा जितना यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया है, क्या सेम फोर्स से यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी पुल किया है? आंसर इज नो। तो कहां पर पुलिंग ज्यादा है? तो जहां डिस्टेंस कम है। तो जहां पर डिस्टेंस कम है वहां पर ज्यादा पुलिंग फोर्स होने की वजह से यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और इधर पे पुलिंग फोर्स कम है तो यहां पर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। तो क्या ऐसे वाले में चार्ज डेंसिटी क्या यूनिफॉर्म हुआ? आंसर इज नो। यहां पर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं हुआ। हाँ, लेकिन बाहर वाले सरफेस पर स्टिल चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म ही रहेगा। क्यों रहेगा यूनिफॉर्म? क्योंकि आउटर मोस्ट सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है वो किसको फॉलो करता है? सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर को। तो वहां पर रेडियस हर जगह पर सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए हर जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है। बड़ा ही गजब का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्चुअली ये बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ओके, तो फिर अब ऐसे वाले क्वेश्चंस का थोड़ा सा और हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को लेकर के इस पर अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक स्फीयर ही है, ये एक स्फीयर ही है, ये एक स्फीयर,
अब ये स्फीयर में मतलब अंदर में ये नहीं है, ये खाली है, ये बीच में खाली है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 है। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस पर कैसे आते हैं? सपोज कर लो कि यहां पर चार्ज है Q। अब सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज को तुम लोग बताते जाओ। तो वहां पर अगर चार्ज Q है तो बताओ इसके इनर सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -Q। ठीक है, अब इस -Q की वजह से यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा? +Q। अब इस +Q, अब देखो Q और -Q, Q ने अट्रैक्ट किया था -Q को, तो Q इज गोइंग टू बैलेंस दिस -Q। क्लियर है? अब ये जो +Q जो इसके आउटर सरफेस पर आया, दैट +Q इज गोइंग टू पुल हियर द चार्ज -Q इसके इनर सरफेस पर, और उस -Q की वजह से यहां पर कितना आ जाएगा? +Q। ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया सबको? डन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पे चलते हैं। सपोज कर लो ये दो स्फीयर है, ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, इसके अंदर में एक चार्ज है Q, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2। ओके, अब हमें हर एक सरफेस पर चार्ज को दिखाना है, हर एक सरफेस पर। चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो इस Q के वजह से यहां पर इनर सरफेस पर कितना आ जाएगा? -Q, क्योंकि ये Q -Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। इस -Q के वजह से यहां पर कितना आना चाहिए? +Q। लेकिन वो +Q और ये जो Q1 है ऑलरेडी प्रेजेंट, वो Q1 तो अंदर जाता नहीं है, तो वो Q1 भी आउटर वाले सरफेस पर ही रहता है, यानी यहां पर टोटल चार्ज बन जाएगा Q1 + Q। ठीक है, अब ये Q1 + Q इसके इनर सरफेस पर पुल करेगा चार्ज को, वहां पर कितना आ जाएगा? तो -Q1 + Q। ठीक है, अब ये -Q1 + Q की वजह से आउटर सरफेस पर कितना आ जाएगा? तो +Q1 + Q, और ये जो Q2 है वो भी आउटर सरफेस पर ही पड़ा हुआ था, इसलिए यहां पर कितना आ जाएगा? +Q2। ठीक है, ओके, डन है। तो हम लोग ने अब ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को स्फीयर वाले में केस में सीख गया। अब हमें यहां पर थोड़ा सा और सीखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखो, अब ये मान लेते हैं, समझना इसको, ये भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाने के लिए यहां पर अगर समझो कि ये चार्ज सेंटर पर है, तो इसके वजह से यहां पर -Q आएगा और यहां पे +Q आ जाएगा। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सीख गए। अब हमें लाइंस को कैसे दिखाना है वो देखो। सिंस इट इज एट सेंटर, तो यहां से लाइंस तो पहला बात है कि हर तरफ परपेंडिकुलर से निकलेगा। अब ये परपेंडिकुलर लाइंस यहां तक पहुंचेगा ऐसे करके। ठीक है, हर जगह पर ये परपेंडिकुलर ही है सरफेस पे, क्योंकि ये सेंटर पर है, और यहां पर आकर के ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट कर गया मतलब इसके आगे कोई लाइंस नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि ये Q और ये -Q दोनों मिल करके यहां पर नेट इफेक्ट कितना क्रिएट किया है? 0। मतलब ये Q और -Q का बाहर कोई इफेक्ट ही नहीं है। समझना, इस लाइन को मैं फिर से बोल रहा हूं, Q और -Q का आउटसाइड पर कोई इफेक्ट नहीं है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस Q और इनसाइड सरफेस पर जो -Q आया है, इस Q और -Q का इस इनर सरफेस के बाहर कोई इफेक्ट नहीं है, यानी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस सरफेस पर, यानी अगर बाहर वाले पॉइंट्स के लिए बात करें, तो बाहर वाले पॉइंट्स पर जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वो सिर्फ +Q का होगा, ये वाले का, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अगर हमसे मान लेते हैं कि किसी ने पूछ लिया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा? तो देखो, दिखने के लिए Q है, -Q है और +Q है, लेकिन इस Q और -Q का कंबाइंड यहां पर कोई इफेक्ट ही नहीं है। इस Q और -Q का कंबाइंड इफेक्ट यहां पर नहीं है। इस पॉइंट पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? तो ये +Q का होगा। तो वो +Q के लिए वो एक स्फेरिकल चार्ज हो गया, तो ये एक स्फेयर हो गया, ऐसा ऐसा टाइप से तुम इसको क्रिएट करो। ये +Q हो गया, और यहां पर तुम्हें निकालना है, तो उसका डिस्टेंस यहां से देख लो x, तो यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा kq/x²। मेरी बात समझ में आ गया? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब ये अंदर वाला चार्ज कहां पर था? सेंटर पे था। चलो, अगर ये सेंटर पे ना हो करके फिर से एक बार और एक और एफर्ट मारते हैं। ठीक है, अगर ये अंदर वाला चार्ज सेंटर पे ना हो करके ऐसे फिर से कहीं यहां पर आ गया, ये Q, अब फिर से यहां पर आएगा -Q, यहां पर आएगा +Q, ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अभी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा उसको देखो। यहां से ये लाइन, ठीक है, ऐसा ही है, यहां से ये लाइन ऐसा ही है, परपेंडिकुलर है, लेकिन इन सरफेसेस पर यहां से देखो, जो लाइन ऐसे निकालोगे वो क्या यहां पर परपेंडिकुलर बनेगा? तो नहीं बनेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर जाएगा,
लेकिन यहाँ बेंड हो जाएगा, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर बनने के लिए, फिर यहाँ से ऐसे बेंड करेगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से, देखो ये हमेशा ही ये सरफेस पर परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट करेगा। और इस साइड पर डिस्टेंस कम होने की वजह से देखो यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा था ना, इसलिए ज्यादा फील्ड लाइंस भी दिख रहा है। और इस Q और माइनस Q का कंबाइंड इफेक्ट फिर से यहां पर कितना हो गया बोलो, 0। अब बाहर वाले पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट है, तो इस प्लस Q का, उसकी वजह से कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो कुछ ऐसा। होप सो सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अबाउट स्फेरिकल चार्ज। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लेनर शीट पे, सॉरी, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेनर शीट। अब अगर इस पर बात करें, देखो इस पर अगर एक है सिंगल, अगर प्लेन से ये मान लेते एक ही प्लेन है, अगर इस पर चार्ज टोटल है Q, तो ये दोनों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, यानी इधर पे Q/2 और इधर पे Q/2। समझ में आता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी चार्ज डेंसिटी इधर होगा वही सेम चार्ज डेंसिटी इधर भी हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी, तुम लोग बताओ मुझे। तो सिग्मा जो होगा, तो एक साइड पर सिग्मा बोल रहा हूं, उस साइड पर चार्ज कितना है, Q/2, तो सिग्मा इक्वल्स टू, हेंस सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चार्ज बाय एरिया। तो यानी यहां पर कितना हो गया, Q/2 है, चार्ज बाय एरिया, यानी सिग्मा इक्वल्स टू कितना हो गया, Q/2 है। और इसके वजह से अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे, तो इस सिग्मा की वजह से, एक सिग्मा की वजह से सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों है, तो टोटल यहां पर कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। होप सो ये भी समझ में आ गया। तो ये एक प्लेट क्लियर है। चलिए अब मैं आपको दो प्लेट पर लेकर के चलता हूं, टू प्लेट्स जो हमें समझना है। अगर मान लेते हैं यहां पर दो प्लेट्स है, तो दो प्लेट्स में अगर यहां पर मैंने चार्ज दे दिया Q1 और यहां पर दे दिया Q2, तो जो आउटर मोस्ट सर्फेसेस तुम्हें दिख रहे हैं, यहां पर तुम्हें देखना है टोटल चार्ज का आधा, Q1 प्लस Q2/2। यहां पर भी कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2/2। समझ में आ गया बात? अब बात कर रहे हैं यहां पर, तो इस जगह पर हम लोग कितना देंगे, तो ये देखो टोटल इस प्लेट पर चार्ज कितना है, Q1। इस Q1 में से इस चार्ज को माइनस कर दो, तो निकल करके आएगा यहां Q1 माइनस Q2/2, ठीक है। सिमिलरली यहां पर इस प्लेट पर टोटल चार्ज है Q2, इसमें से भी इसको माइनस कर दो, तो यहां पर निकल करके आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे Q2 माइनस Q1/2, that also can be written as minus times Q1 minus Q2/2। मतलब जितना यहां पर है उसी का ठीक ऑपोजिट। तो ये सब फेस और ये वाला फेस, ये फेस और ये फेस, देखो फेसिंग सरफेसेस बोलेंगे, तो फेसिंग सरफेसेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अपीयर करेगा, फेसिंग सरफेसेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज अपीयर कर जाएगा। बात समझ में आ गया या नहीं आया? चलो यहां पर फिर से समझो इसको। अगर यहां पर मान लेता हूं मैं चार्ज है Q, यहां पर है माइनस Q, बोलो टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो यहां पर चार्ज हो गया 0 0। तो यहां पर टोटल चार्ज है Q में से 0 को माइनस कर दोगे, यहां पर कितना बच गया, Q। यहां पर कितना बच जाएगा, माइनस Q। चलो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो टोटल चार्ज सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले सरफेसेस पर ही है, बाहर वाले पर है ही नहीं। क्लियर हुआ? ओके। अब हम लोग जो है इसी में नेक्स्ट पर अगर हम लोग समझे, तो हमें इसमें नेक्स्ट पे समझना है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना अगर है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ये चार्ज को देखो, ये वाला चार्ज को देखो, तो इन दोनों चार्ज को देख करके भी हम यहां पे आंसर लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं। बट जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं उसको आप पहले ध्यान से समझो। ये वाला जो चार्ज है Q1 प्लस Q2/2, क्योंकि इसी में से ये वाला चार्ज तब दो पार्ट में डिवाइड कर गया ना, तो ये वाला चार्ज और इसका जो ये वाला चार्ज है, ये वाला, ये दोनों के वजह से अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं। हमें सिर्फ ये मिडिल पर ही बात करना है, बाहर के रीजन पे अभी जाकर के कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो आउटर सरफेसेस पर जो चार्जेज है Q1 प्लस Q2/2 और Q1 प्लस Q2/2, इन दोनों की वजह से इस बीच वाले पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, तो एक इसका है जो किधर है, तो अवे है, और एक इसका है जो ये माइनस है, तो उसका भी किधर है, तो उसी के तरफ है। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एंड दिस। बात समझ में आया या नहीं आया?
आ गया ना? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक का अगर हम लोग बात कर लें तो एक का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है ना? तो जैसे यहां पर ये सिग्मा अगर हम लोग इसको बोलते हैं इट इज इक्वल टू सिग्मा, तो इट इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे माइनस सिग्मा, यस और नो? अगर ये सिग्मा है तो ये क्या हो गया? माइनस सिग्मा। तो एक सिग्मा की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा भी सिग्मा की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बन गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो सिग्मा जो है उसका वैल्यू कितना आ रहा है? Q1 माइनस Q2 बाय 2a, यानी Q1 माइनस Q2 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपको ये जो इक्वेशन मिला है, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। डन? Q1 माइनस Q2 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ओके, जैसे यहां पर आप बात करो तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही जाएगा, राइट साइड। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे? ये देखो, तो ये Q है ना, यहां पर मैं यानी ये इसको इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं सिग्मा मान लूं तो ये माइनस सिग्मा बनाएगा, ठीक है? तो अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? तो Q बाय a एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह पर Q बाय Q चार्ज है, a एरिया है, ठीक है? क्या आपको याद हो पाया या नहीं हो पाया? बोलो। ये दो केस को ही आपको ध्यान में रखना है, मैं वापस से आपको एक बार याद करवाने का कोशिश करता हूं। अगर इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, तो यहां पर चार्ज बोलो कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहां पर भी कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2। यहां पर कितना हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 बाई 2। यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स Q1 माइनस Q2 बाई 2। दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा बन गया। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी Q1 माइनस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अगर मान लेते हैं कि दोनों पर चार्ज जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q बाय a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चार्ज जीरो, यहाँ पर चार्ज जीरो, यहाँ पर चार्ज प्लस Q, यहाँ पर चार्ज माइनस Q। याद हो गया दोनों बातें? ठीक है। अभी अब इसमें एक लेवल को और इंक्रीज करता हूं। सपोज करो कि यहाँ पर दो प्लेट दिया उसने, और दोनों प्लेट को देने के बाद यहाँ टोटल चार्ज ना दे करके यहाँ पर बोला चार्ज Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है। तब हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना लिखोगे? तो अब देखो फिर से हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो Q1 और Q4 ये दोनों पक्का होगा कि इक्वल ही होगा, और इन दोनों का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है मिडिल वाले रीजन में। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे? तो ये जो अंदर में जो तुम्हें चार्जेस दिख रहे हैं, ये Q2 और ये Q3, तो Q2 माइनस Q3 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तुम देखो ये वाला आंसर और वो वाला आंसर दोनों सेम ही है, चाहे इनफैक्ट यहां से तुम किसी भी आंसर को मैच करो, इससे उसको चाहे इससे इसको, सारे आंसर सेम ही है। तो हम लोग जो है वो इनर सरफेसेस के चार्ज को देख लेते हैं और उन दोनों चार्ज का डिफरेंस ले लेते हैं। एक तरीके से फॉर्मूला का काम करेगा, Q2 माइनस Q3 डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा या नहीं रहेगा? चलो याद रहेगा, कर लोगे याद। ओके, अब मुझे बताओ कि ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बोलूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है फॉर्मूला? तो डेल वी इक्वल्स टू हम लोग लगा देंगे ईडी। ईडी कॉस थीटा होता था ना, तो हम लोग यूज करेंगे डेल वी इक्वल्स टू ईडी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो हमें सिर्फ इन दोनों के बीच का गैपिंग चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड और डी को मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो बताओ इसमें ये, चलो मुझे यहां पर से बताओ देख करके, यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, ठीक है? इस पर्टिकुलर केस में बोलो यहां पर इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, E का वैल्यू, चलो बोल फटाक से बोल, Q1 माइनस Q2 बाय 2a एप्सिलॉन, करेक्ट है। डेल्टा V का वैल्यू बोलो, E इंटू डी, यानी Q1 माइनस Q2 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है? चलो इस केस में बोलो, यहां पर है Q1, यहां पर है Q2, यहां पर है Q3, यहां पर है Q4। चलो बोलो यहां पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू Q2 माइनस Q3 बाय बोलो 2a एप्सिलॉन नॉट। चलो डेल V का वैल्यू बोलो, Q2 माइनस Q3 बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। चलो अगर मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज प्लस Q है, यहाँ पर चार्ज माइनस Q है, इस केस में भी बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तीन ही केस आपको ध्यान में रखना है। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो यहाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है ना, डायरेक्टली लिख सकते हो Q बाय a एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा Q बाय a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है? याद हो जाएगा ये? तो आपको याद करना ही पड़ेगा इसको, रफ में प्रैक्टिस करो। 2 बार तो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है? इसको नोट करके कहीं पर भी रफ में आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये था अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए हम लोग एक बार जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे कि क्या क्या सब हमें पढ़ना है, वहां पर चल करके देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लेकर के आना था। यहाँ देखो,
कंडक्टर से एक्सेस चार्ज क्लियर है, कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है, कंडक्टर का पोटेंशियल क्लियर है, कंडक्टर का चार्ज डेंसिटी क्लियर है, कंडक्टर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर है, मतलब कंडक्टर हमारा क्लियर हो गया। हमें कंडक्टर से रिलेटेड इतनी ही बातों को सीखना था। अगर स्टिल किसी को डाउट होता है, डायरेक्टली यू कम टू मी। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द पोर्शन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, इट कैन स्टोर द चार्ज, इट हैज कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज एज वेल एज एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ गया। डेफिनेशन अभी हमें नहीं चाहिए था बहुत ज्यादा। कैपेसिटर हम लोग जो है कितने टाइप का हम लोग कह सकते हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो पहला हम लोग लिख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? कुछ ऐसा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन भी है, कैपेसिटर का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भी यही है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी ऐसा ही दिखाते हैं। ठीक है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू, ऐसा दो प्लेट है और बात कुछ ऐसा, ए एरिया हो गया, दोनों के बीच का गैपिंग डी हो गया। बताइए इसका कैपेसिटेंस वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहां पर ये एप्सिलॉन नॉट बता रहा होता है कि इसके बीच में मीडियम क्या है ना। ए बता रहा है एरिया ऑफ द प्लेट कितना है, और डी बता रहा है दोनों के बीच का गैपिंग कितना है। ठीक है, तो अब मुझे एक तरीके से ये समझना है कि ये कैपेसिटेंस जो है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है, बताओ किस किन किन फैक्टर्स पे? तो दो फैक्टर पे, ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन सा वो दो फैक्टर है? तो पहला फैक्टर है ज्योमेट्री, मतलब उसका शेप, साइज, डिस्टेंस, ये सब पर। और दूसरा वाला जो है वो है मीडियम। आपसे ये पूछ लेता है कि कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटर जो है वो कंडक्टर्स के ज्योमेट्री और कंडक्टर्स के बीच का मीडियम, इन दो फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। अच्छा, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर ही हमें मेनली ध्यान देना चाहिए? मैं तो कहूंगा हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीट प्रॉपर्ली यहीं पर से ओरिएंटेड होता है। तो हम लोग जो पूरा पढ़ने का अपना ओरिएंटेशन रखेंगे वो यहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन क्या बाकी वाला फॉर्मूला हमें याद नहीं होना चाहिए? याद एक बार कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ बस, उसके अलावा उन पर कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर। इसमें एक सिंगल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। इसका कैपेसिटेंस कितना होता है? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यानी इसका जो सी है वो आर पर डिपेंड करता है। ओके, दूसरा वाला जो है इसमें दो स्फीयर्स हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, है ना। और इन दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स में से आप बाहर वाले स्फीयर को भी अर्थ कर सकते हो और अंदर वाले स्फीयर को भी अर्थ कर सकते हो। ठीक है, बाहर वाले स्फीयर को भी अंदर अर्थ कर सकते हो और अंदर वाले स्फीयर को भी अर्थ कर सकते हो। हमारे लिए ज्यादा पॉपुलर जो है वो बाहर वाला स्फीयर को अर्थ करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पर रेडियस R1 है और इसका रेडियस है R2। ये अर्थ करने के बाद ही ये कैपेसिटर एक्चुअली बन पाता है। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस वैल्यू, इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका जो C होता है वो बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1, यानी C जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 R2 बाई R2 माइनस R1, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो तीसरा वाला जो होता है वो होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये कुछ ऐसा करके समझ लो, ये दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स है। एक अंदर वाले का जो है वो रेडियस है R1, बाहर वाले का जो रेडियस है वो है R2। ठीक है, इसमें भी बाहर वाला सिलेंडर जो है वो अर्थ होता है। इसका भी जो कैपेसिटेंस होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1। मैं भी भूलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कुछ भूलने का वो नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ फॉर्मूला। एक बार हम लोग जो है इस फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला मैं जनरली भूल जाता हूँ, तो इसको हम लोग नोट से देख लेंगे। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाई R1। अभी तो फिलहाल मुझे यही याद आ रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये तीन कैपेसिटर्स है जिसका सिर्फ कैपेसिटेंस वैल्यू हमें पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, कम बैक टू दिस वन। तो ये हो गया अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये इसका जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, एक बात हुआ, इसका कैपेसिटेंस जिस पर डिपेंड करता है, मतलब इसको अगर हम लोग चेंज करने लग जाए, यानी मीडियम को चेंज करें या ज्योमेट्री को चेंज करें, तो ये भी चेंज करेगा। तो हम लोग जो वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस को प्रॉपर्ली देख लेंगे, क्योंकि वहां पर से क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। चलिए, तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं वो है वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस के ऊपर। पहला चीज वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस के ऊपर, तो क्यों, कौन से वाले में? तो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे कैसे कैपेसिटेंस वेरी करता है।
चलो एक पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर अगर ये दोनों के बीच में मान लेते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक को हमने फिल कर दिया, तो अगर एक डाइलेक्ट्रिक ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा पूरा स्पेस ये एक डाइलेक्ट्रिक से ये भर दिया, ठीक है, तो ऐसे में ये जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होगा या पहले के ही जैसा रहेगा? तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस विल चेंज, तो इसका C कितना हो जाएगा? तो ये अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K है तो हम लोग लिखेंगे K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, ओके, पहला तो क्लियर हो गया। सपोज कर लो कि अगर ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है, ये डाइलेक्ट्रिक है, चलो इसका कलर को हम चेंज करके डाइलेक्ट्रिक को दिखाते हैं, ये मान लेते हैं ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका थिकनेस जो है वो कुछ मान लेते हैं T, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मान लेते हैं K, और दोनों के बीच का टोटल गैपिंग तो D है, तो इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगा C, उसको हम लोग कितना कैसे लिखेंगे? तो इसका भी आप डेरिवेशन को ध्यान नहीं रखोगे, डायरेक्टली इसका इक्वेशन को याद रखोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K, प्लीज रिमेंबर दिस वन, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T, T is its thickness, into 1 minus 1 by K, K is the dielectric constant, ठीक है, ओके, ये दो हो गया। चलिए अब तीसरा पे चलते हैं, तीसरे टाइप का वेरिएशन पे। अगर सपोज कर लो यही है कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स, लेकिन अगर हमने इनके बीच में एक मेटल को फिल कर दिया, एक मेटल है, ये मेटल है जिसका थिकनेस है T और टोटल कितना हो गया D, तो मेटल का खास बात क्या होता है कि K जो होता है मेटल का वो इनफाइनाइट होता है, तो इसका जो कैपेसिटेंस बनेगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T, तो यहाँ पर जो T इंटू 1 माइनस 1 बाई K था ना, यहाँ पर क्या था 1 माइनस 1 बाई K, तो K का वैल्यू इनफाइनाइट रखते ही 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, इसलिए आगे और कुछ लिखा ही नहीं, तो ये इसका बन जाएगा। तीनों वेरिएशन समझ में आ गया आपको? ये तीन आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जिसको कि आपको याद रखना ही रहता है, ठीक है, वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस को लेकर के। ओके चलो चौथा वाले में अगर मैं बात करूं तो उसमें एक मूविंग टाइप से आपको बात करेगा। मूविंग टाइप से कैसे बात करेगा कि जैसे ये मान लेते हैं ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इसको हम लोग इसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो इसके थ्रू अगर हम लोग इस तरीके से पास करते जा रहे हैं तो हम लोगों का ये कैपेसिटेंस का वेरिएशन कैसा रहेगा? तो अगर ये पास करेंगे मतलब ये पहले अंदर जाएगा फिर बाहर जाएगा, तो ऐसे में कैपेसिटेंस विल फर्स्ट इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज। जब तक ये अंदर जाता रहेगा तब तक कैपेसिटेंस बढ़ता रहेगा क्योंकि मीडियम बढ़ रहा है, और जब ये बाहर निकलने लगेगा तब इसका कैपेसिटेंस घटने लगेगा। बात समझ में आ गया कैपेसिटेंस पे? ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो अगर मान लो दो कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन है तो सीरीज भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है, तो सीरीज भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। तो अगर कभी भी तुम्हें ऐसा सीरीज वाला कॉम्बिनेशन दिखे, सिर्फ अभी सी के बारे में बात करना है कुछ और नहीं, तो अगर ये C1 है ये C2 है, तो C इक्विवेलेंट को निकालने के लिए 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। और अगर यहीं पर दो आपको पैरेलल टाइप का अगर कॉम्बिनेशन दिखे तो आपको सीधा सीधा बात करना है C1 और C2 में C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। मैं अभी और कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं, सीधा सीधा या तो सीरीज या तो पैरेलल, ठीक है, तो इसमें आप C इक्विवेलेंट को इनफैक्ट C1 C2 बाई C1 प्लस C2 भी लिख सकते हो। और अगर आइडेंटिकल हुआ, आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल मतलब क्या? तो आइडेंटिकल मतलब ये जो दो तुम्हारा सीरीज में लगा हुआ है ना, तो सपोज कर लो कि यहां पर ये C है, यहां पर भी ये C है, तो ऐसे में जो C इक्विवेलेंट लिखोगे उसको डायरेक्टली आप C/2 लिख दोगे। और अगर इधर की तरफ अगर आइडेंटिकल हुआ, ठीक है, अगर ऐसे करके ये आइडेंटिकल हो गए दोनों पैरेलल में, ये C, तो सीधा सीधा C इक्विवेलेंट को कितना लिख देंगे हम? 2C। तो सीरीज और पैरेलल का जो ये कॉम्बिनेशन है ये हमारे लिए क्लियर है। तो कैपेसिटेंस का वेरिएशन इससे ज्यादा हमें अभी जरूरत नहीं है, तो आप इससे ज्यादा अभी सोचेंगे नहीं। चलो अभी अब हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। चार्ज स्टोर्ड, क्योंकि कैपेसिटर क्या कर सकता है? तो चार्ज स्टोर कर सकता है और एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना होता है? तो एक कैपेसिटर C इंटू डेल्टा वी, C इंटू डेल्टा वी, यानी चार्ज स्टोर्ड जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पर, पहला उसका कैपेसिटेंस कितना है और दूसरा उस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है
ये इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, तो जो ये V1 माइनस V2 बना, V1 माइनस V2, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा V। तो इसी चीज पर अपना डिपेंड करता है चार्ज। तो चार्ज जो होगा तो Q इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा V। अब बोलोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या दोनों प्लेट सेम चार्ज को कैरी करता है, तो आंसर इज नो। चार्ज जो स्टोर होता है उसमें से एक प्लेट प्लस अगर रखेगा तो दूसरा वाला जो प्लेट होगा वो माइनस रखेगा, यानी प्लस Q और माइनस Q। तो ये जो प्लस Q और माइनस Q वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहां पर तो चार्ज कुछ अपीयर करता नहीं है, ये 0 0। तो जो भी ये चार्जेज है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले सरफेसेस पर ही अपीयर करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कैपेसिटर के जो प्लेट्स होते हैं, फेसिंग प्लेट्स, सिर्फ वहीं पर चार्ज होता है और वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्योंकि बाहर वाले सरफेसेस पर कोई चार्ज नहीं होता। ध्यान में रहेगा। तो चार्ज कितना स्टोर होता है, C इंटू डेल्टा V। तो अगर चार्ज स्टोर का वैल्यू निकालना है तो हमें किसको निकालना पड़ेगा, डेल्टा V को और क्या, C को, फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो बिना कैपेसिटर का ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाले क्या चार्ज निकाल सकते हैं, तो नहीं, हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तभी आप ये चार्ज का वैल्यू निकाल पाओगे। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज किधर वाला होगा, तो जिस साइड का पोटेंशियल हाई है ना, हाई पोटेंशियल अगर इधर है तो इधर पे पॉजिटिव चार्ज, और अगर उधर का पोटेंशियल हाई होगा तो उधर पे पॉजिटिव, तो जिधर पॉजिटिव उसके सामने वाले पर नेगेटिव रख दो। क्लियर है, ओके। चार्ज स्टोर तो समझ में आ गया, लेकिन अब मुझे समझना है फ्लो ऑफ चार्ज को। फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कैपेसिटर। ये देखो, तो अगर यहां पर ऐसे करके हम लोगों ने ऐसे कैपेसिटर लगा दिया, ये एक बैटरी है, ठीक है। तो बैटरी को ऐसे कनेक्ट करते ही हम लोग कैसे इसका फ्लो बनाएंगे वो समझो इसको। तो मान लेंगे कि बैटरी ने यहां से चार्ज Q सेंड किया, तो ये जो चार्ज Q सेंड किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ये देखो प्लस Q इसने सेंड किया है, तो ये प्लस Q आया, ये प्लस Q आया, तो ये प्लस Q पहले इस प्लेट पर आएगा, ये प्लस Q, और ये प्लस Q की वजह से यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस Q। तो ये जो प्लस Q आएगा वो यहां पर जाकर के स्टोर होगा, और ये प्लस यहां पर माइनस को यहां पर से पुल करेगा, तो ये यहां पे माइनस आ गया। तो यहां इधर पे माइनस आएगा तो इस साइड पर भी तो प्लस आएगा ना, लेकिन वो प्लस यहां टिकेगा नहीं, बल्कि आगे मूव कर जाएगा। समझ में बात है। तो ये Q, ये जो प्लस Q है, ये आगे मूव कर गया, फिर ये प्लस Q यहां पर आएगा, प्लस Q, और वो प्लस Q फिर से इधर पे आ गया, इसके वजह से यहां पर आ गया माइनस, और ये माइनस क्या इंटरेक्शन इधर पे प्लस Q के कारण से है, लेकिन वो प्लस Q आगे मूव कर जाएगा, तो यहां पर टिकेगा सिर्फ माइनस Q। तो ये प्लस Q फिर इस तरीके से पूरा का पूरा सर्किट में रोटेट कर गया, ठीक है। तो जितना बैटरी ने चार्ज सेंड किया, दिस चार्ज इज इक्वल टू हाउ मच। तो ये जो चार्ज हम लोगों ने ये बोला है कि चार्ज इक्वल्स टू Q, इस यहां से जो सेंड हुआ है, तो दिस Q को हम लोग लिखेंगे C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। अगर यहां पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो मतलब यहां पर लिखेंगे C इंटू V, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इंटू V। तो जैसे यहां पर दो दो कैपेसिटर्स थे, तो पहले उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, बोलो, पहले हमें उनका निकालना पड़ेगा C। तो C इक्विवेलेंट यहां पर कैसे, तो यहाँ C1 है, C2 है, C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो वो C इक्विवेलेंट इंटू V करेंगे, तब पता चलेगा कि बैटरी ने कितना चार्ज सेंड किया। मेरी बात समझ में आया, ओके। अच्छा, बैटरी ने जो भी चार्ज सेंड किया, इस प्रोसेस में बैटरी को भी तो वर्क करना पड़ता है। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज Q जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाता है, तो इस प्रोसेस में बैटरी को भी वर्क करना पड़ता है। समझ में बात आ रहा है। तो बैटरी कितना वर्क करता है, इसका ये वर्क कितना करता है, तो बैटरी का वर्क डन वही Q डेल V, Q इंटू डेल V। तो Q जो चार्ज इससे पास किया है इंटू डेल V मतलब V। तो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे E से लिखो, E, तो यहाँ पे ये जो होगा Q इंटू E लिख देना। मेरी बात समझ में आया या नहीं आया। चलो, तो ये जो अपना चार्ज का फ्लो है, जो हम लोग ऐसे दो कैपेसिटर में करके देखे हैं, उसी को दो पैरेलल कैपेसिटर में भी लेकर के देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास में दो पैरेलल कैपेसिटर ही है, सपोज कर लो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर एक बैटरी बना दिया हमने, तो ये जो बैटरी है जो ये चार्ज को सेंड करेगा, लेट दैट चार्ज इज Q, ठीक है। तो ये चार्ज कितना सेंड करेगा, तो ध्यान में रखना C इक्विवेलेंट इनटू V, ये V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इतना चार्ज को ये सेंड करेगा, तो ये जो Q यहां पर आएगा, ये Q दो पार्ट में डिवाइड कर गया, इधर पे गया Q1, इधर पे गया Q2, ठीक है। अब यहां पर आएगा प्लस Q1, यहां पर आ जाएगा माइनस Q1, और इधर से आगे गया Q1।
ये Q2 में से यहां पर आ गया प्लस Q2, यहां पर आ गया माइनस Q2 और ये आगे गया Q2 और फिर ये Q1 Q2 मिल करके यहां पर बना लेगा Q एंड इस तरीके से ये पूरा का पूरा चार्ज फ्लो है। तो ये चार्ज का फ्लो है, करंट मत समझना इसको, ये फ्लो ऑफ चार्ज है, ये सिर्फ एक बार होता है, एक बार हुआ चार्ज पूरा इस पे स्टोर हो गया एंड फिर फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज विल नॉट अकर, तो ये फिर फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाता है। इसी प्रोसेस में बोलते हैं वर्क डन कितना किया, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना करते हैं बोलो, तो Q इंटू वी, Q हमको पता है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस पता है। डन है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या मतलब है, तो चार्जिंग ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर को अगर मैं समझूं, सिंगल कैपेसिटर, तो सिंगल कैपेसिटर ये रहा, एक है कैपेसिटेंस C है, उसको हमने एक बैटरी से लगा दिया कुछ ऐसा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। बताओ यहां पर चार्ज को ये सेंड किया, लेट दैट चार्ज इज Q, क्या लिखोगे चार्ज का वैल्यू, तो कैपेसिटेंस कितना C इक्विवेलेंट, यही लिख देते हैं C इक्विवेलेंट इनटू V, तो C इक्विवेलेंट ही C है, एक ही तो है, तो इसको हम लोग लिखेंगे CV। ठीक है, अब ये जो चार्ज गया वो यहां पर गया, फिर यहां पर गया और ये चार्ज इस पूरे सर्किट में रोटेट कर गया। सो अब बताओ मुझे वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू Q इंटू V, ये है ना, Q कितना इसने सेंड किया था, Q कितना सेंड किया बोलो, तो Q इसने सेंड किया है CV, तो यानी वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा CV इंटू V। सो कितना इसने वर्क किया, CV स्क्वायर, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ है, CV स्क्वायर इन चार्जिंग अ सिंगल कैपेसिटर। बात समझ में आ रहा है, एक बैटरी को कितना काम करना पड़ गया, CV स्क्वायर, यानी इसको Q भी, और इस पर चार्ज आ गया Q। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पे, तो कैपेसिटर क्या क्या स्टोर करता है, एक चार्ज स्टोर करता है और दूसरा क्या स्टोर करता है, एनर्जी। चलिए अब इसके एनर्जी स्टोर पे चलते हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, कैपेसिटेंस C है, ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो यहाँ पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसी में ये एनर्जी को स्टोर करेगा और वो एनर्जी स्टोर का वैल्यू होगा हाफ C इंटू डेल V का स्क्वायर, इसी को लोग इन जनरल हाफ CV स्क्वायर लिखते हैं, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये V एक्चुअली डेल V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर V लिख रहे हो तो इसको वोल्टेज पढ़ना। ओके, क्या इसी को हम लोग Q स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो U जो है उसको हम लोग या तो कहेंगे हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा, और ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब उसी पर स्टोर्ड चार्ज पता होगा, प्लस Q माइनस Q। तो इस तरीके से हमें इस पर स्टोर्ड चार्ज मालूम हो गया, तो ये लगा दो पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये लगा दो, मतलब कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है वो तो हमें निकल ही गया अल्टीमेटली। चलो तो अब एक बार पिछले वाले डायग्राम पे चलते हैं, अब यहां पर क्या हो रहा है, तो भाई वर्क डन बाय बैटरी तो इतना निकला, तो उस डायग्राम से हमें क्लियर हो गया कि इस पर जो एनर्जी स्टोर्ड है, ये जो एनर्जी इसमें स्टोर्ड है U, दिस एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पर, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डेल्टा V, इट इज सेम एज, ये पोटेंशियल डिफरेंस को देखो क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है या नहीं, बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया कि वो इसके बराबर है या नहीं, समझने का कोशिश कर, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन नहीं है। इस प्लेट का देख पोटेंशियल x, इस प्लेट का पोटेंशियल मान लेता हूं मैं y, तो क्या ये x यहां तक में x ही रहेगा, क्या ये y यहां तक में y ही रहेगा, तो x और y का डिफरेंस v है, x और y का डिफरेंस डेल v है, x और y डेल v की जगह v होगा या नहीं होगा, तो u के जगह पर हाफ c डेल v इसका लिखते हो, वो डेल v की जगह पर v आ गया, ये तो बात ठीक है। लेकिन अब मुझे एक डाउट और आ रहा है कि बैटरी ने कितना एनर्जी या कितना वर्क किया, तो वो किया था CV स्क्वायर का, और कितना एनर्जी स्टोर हुआ, तो हाफ CV स्क्वायर का, मतलब बाकी एनर्जी वेस्ट हो गई। बाकी एनर्जी कहां वेस्ट हुआ, तो इस चार्जिंग प्रोसेस में जो ये वायर है या कहीं रेसिस्टेंस है उसके थ्रू ये वेस्ट हो गया, यानी हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, हाफ ऑफ, इसको ऐसे करके लिखते हैं, हाफ ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी हैज बिकम वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। बताओ समझ में आया या नहीं आया, तो एक कैपेसिटर को चार्ज करने में 50% एनर्जी चला जाता है बैटरी का। चलिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि जब हम लोग चार्ज स्टोर समझ गए, एनर्जी स्टोर समझ गए, कैसे चार्ज का फ्लो होता है वो भी समझ गए, अब मुझे यहां पर समझना है जब हम लोग दो कैपेसिटर को
एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें से हो सकता है कि एक कैपेसिटर चार्ज है और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, ठीक है, तो उसमें से अब वो चार्ज भी और अनचार्ज दोनों भी पॉसिबल है। तो समझो इसको, तो अगर यहां पर एक कैपेसिटर ये हो गया ये, और दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, जब तक यहां पर ये कुछ भी मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, यानी ये चार्ज है और कैपेसिटेंस है C1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और इसका कैपेसिटेंस है C2, मतलब दोनों के दोनों ही चार्ज है। अब यहां पर बात को समझना क्या है, क्या समझना है, मान लेते हैं कि इसका ये वाला प्लेट को इससे हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा प्लेट अगर कनेक्टेड नहीं है, तो जब तक ये दूसरा प्लेट कनेक्टेड नहीं है तब तक देखो ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट आपस में कनेक्ट होने के बाद भी चार्ज को ट्रांसफर नहीं करेगा। There will not be any transfer of charge in between the capacitors unless until both the plates are connected to each other. ठीक है, सो बोथ द प्लेट, यानी इसका एक प्लेट इसके एक प्लेट से और इसका दूसरा प्लेट इसके दूसरे प्लेट के साथ कनेक्टेड होगा, तभी फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल होगा, एल्स पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान में रहेगा बात? यस, ध्यान में रहेगा। चलो अब अगर मान लेते हैं यहां पर से एक स्विच को हेल्प से यहां पर स्विच लिया और हम उस स्विच को बंद अगर कर दें, तो स्विच को बंद करते ही तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब देखते हैं, देखना इसको। जैसे ही हम लोगों ने उस स्विच को बंद किया, अब यहां पर ये जो दोनों का दोनों कैपेसिटर्स थे वो पैरेलल में आ गए। ठीक है, अब पैरेलल में आने के बाद इनके बीच में फ्लो ऑफ चार्ज होगा और ये तब तक चलेगा जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। समझ में आता है? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, लेकिन जैसे उसको हमने कनेक्ट कर दिया, समझ में आ रहा है ना, वहां से हम लोगों ने स्विच को बंद किया, स्विच को बंद करने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया और अब फ्लो ऑफ चार्ज रुक गया। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो V है, जब ये दोनों के सेम पोटेंशियल डिफरेंस को अटेन कर लेगा, उसका वैल्यू जानना इंपॉर्टेंट है। तो उस V को हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल्स टू चाहे उसका चाहे इसका, क्योंकि बराबर है, तो इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, तो C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को ध्यान में रखना ही है। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ये है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू C1V1, तो C1 इज द इनिशियल कैपेसिटेंस, V1 इज द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, C2 कैपेसिटेंस, V2 इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। ओके, अब यहां पर एक बात आ सकता है जो कि आना नहीं चाहिए हम नीट वालों के लिए। देखो यहां पर क्या आ सकता है, जैसे मान लो ये वाला प्लेट पॉजिटिव है, ये वाला भी प्लेट पॉजिटिव है, प्लस प्लस के साथ कनेक्टेड है और माइनस माइनस के साथ कनेक्ट होने जा रहा है। ठीक है, तब तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसका पॉजिटिव प्लेट, उसका जो है वो पॉजिटिव प्लेट और इसका जो निगेटिव प्लेट है, अगर हम उसके साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, अगर ऐसा टाइप का सिचुएशन बना, तो फिर इक्वेशन ये नहीं रहेगा। इक्वेशन में तब यहां पर प्लस के जगह, ये जो मिडिल में तुमको प्लस दिख रहा है ना, उस प्लस के जगह पे माइनस साइन आ जाएगा, C1V1 माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2। कब? जब इसका पॉजिटिव प्लेट इसके किससे कनेक्ट हो जाए, निगेटिव प्लेट के साथ। ध्यान में रहेगा ना, लेकिन हाँ ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर स्ट्रेस भी नहीं दूंगा। ओके, तो कॉमन पोटेंशियल हमें मिल गया भाई। तो कॉमन पोटेंशियल मिलने के बाद हमें सेकंड जो समझना है वो ये है कि फाइनल स्टोर्ड एनर्जी का वैल्यू कितना है, फाइनल स्टोर्ड एनर्जी। तो फाइनल स्टोर्ड एनर्जी, देखो फाइनल ये कितना का एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो हाफ C1V², ये कितना का एनर्जी, हाफ C2V², तो U इक्वल्स टू हाफ C1V² प्लस हाफ C2V², तो यानी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। समझ में बात है? तो ये फाइनल स्टोर्ड एनर्जी है दोनों का, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले आप V निकालो फिर फाइनल स्टोर्ड एनर्जी निकाल दो। ठीक है, याद रख लोगे? ओके, अब अगर हमसे मान लेते हैं कि उसने लॉस ऑफ एनर्जी वगैरह का कुछ भी ऐसा पूछा, तो लॉस ऑफ एनर्जी को निकाल सकते हो कैसे, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड मालूम है ना, तो ये यहां से आप देखो, तो इसके पास कितना इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी है, UI, तो इस कैपेसिटर के पास था हाफ C1V1² और दूसरे वाले कैपेसिटर के पास था हाफ C2V2²। तो ये टोटल इनिशियल एनर्जी है और ये है फाइनल स्टोर्ड एनर्जी। इनिशियल में से उसको माइनस कर दो,
टोटल लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा। तो बोलना आसान है कि इसमें से उसको माइनस कर दो, लेकिन अगर सिर्फ वो ये पूछ रहा फाइनल स्टोर्ड एनर्जी, तब तो आप ऐसे कर लो। लेकिन अगर वो लॉस ऑफ एनर्जी पूछ लिया ना, तो कैलकुलेशन बहुत लंबा पड़ जाता है, दिस टू ह्यूज कैलकुलेशन। तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अगर पूछा तो चांस कम ही रहता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो डेल यू इक्वल्स टू हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा आपका लॉस ऑफ एनर्जी का। ठीक है, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा सर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार बात करिए ना, क्योंकि नीट में क्या देता है, नॉर्मली ध्यान देता है एक चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ अनचार्ज कैपेसिटर, चार्ज कनेक्टेड विथ अनचार्ज कैपेसिटर। तो उस केस को थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देते हैं। चलो देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज कैपेसिटर है C1, पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है C2, इसको हम लोगों ने कनेक्ट करने का ट्राई किया है। ठीक है, स्विच को जैसे ही बंद करेंगे तो ये जो होगा, ये C1 और ये जो C2 है, दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, है ना। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो जो पोटेंशियल इसका वही इसका भी, तो ये V का वैल्यू पहले बताया जाए। तो पहला V का वैल्यू बताओ, तुम लोग बताओ। तो C1 V1 है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 तो है ही नहीं, ये चार्ज ही नहीं था, तो 0 बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, तो आंसर रह गया C1 V1 बाय C1 प्लस C2। ये नीट के लिए बहुत अच्छा है, ये नीट इस पर ही फोकस ज्यादा रखता है। मैं भी इसी पर आपको कल एग्जाम में देने जा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखो। चलो दूसरा देखो, अगर V निकल गया, अभी अब इसमें फाइनल स्टोर्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं, U फाइनल। तो U फाइनल में देखो क्या लिखोगे, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू क्या लिखा था बताओ, V स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, यही वाला V ना। अब ये V यहां से निकल गया, उसको यहां पे रख दो। ठीक है, तो इसमें आपको लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अब लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा पूछता नहीं है, इसलिए आप उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर डाल करके भी क्या ही कर लोगे, मैं यहां पर लिख तो दूंगा ही। लॉस ऑफ एनर्जी हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 है ना, V1 माइनस V2 इनिशियल वाला, तो वहां पर सिर्फ V1 रहेगा क्योंकि V2 तो है ही नहीं, तो V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दो कैपेसिटर्स को जब भी हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने देख लिया। नाउ कैपेसिटर का जो लास्ट कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर जाना चाह रहे हैं वो ये कि जब हम लोग मान लो कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड रख के, और या फिर दूसरा केस में जब हम लोग बैटरी से डिसकनेक्टेड रखें और तब अगर किसी भी तरह का चेंजिंग करें तो क्या फर्क पड़ता है, वो देखो। चलो, तो अगर हम लोग बात करते हैं जब बैटरी कनेक्टेड रहता है, व्हेन बैटरी remains connected, ठीक है, तो बैटरी हमारा कनेक्टेड है भाई। ऐसे में अगर मान लेते हैं ये एक कैपेसिटर बैटरी कनेक्टेड है, ध्यान में रखना, ओके। तो इसमें जो मान लेते हैं इसका गैपिंग है वो है D। ठीक है, अगर पहला क्वेश्चन ये हमसे पूछ लिया जाए कि अगर हमने इसका गैपिंग को D से 2D किया, अगर D से 2D कर दिया तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का नेचर समझो। क्वेश्चन उसने क्या बोला, फाइंड वर्क डन इन सेपरेटिंग द प्लेट्स अप टू डिस्टेंस 2D, ये है। तो बताओ यहां पे कैसे लिखेंगे, तो वर्क डन इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल के जगह पर क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस 2D हो गया। तो डिस्टेंस जब 2D होता है तो हम लोग देखो हाफ C V स्क्वायर, यही तो लिखते हैं ना। तो हाफ C के जगह पर क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, है ना, इनटू क्या V स्क्वायर माइनस हाफ, और इनिशियल वाला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू क्या V स्क्वायर। ठीक है, कुछ समझ में आया या नहीं आया, तो एक बार इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, थोड़ा समझोगे। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपल सा, तो ये हो गया अपना वर्क डन। ठीक है, उसको हम लोग खींच रहे हैं, तो खींच करके उसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, डन है, ओके। तो ये कब का हम लोग बात करें, व्हेन बैटरी इज व्हाट कनेक्टेड, एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। चलो दूसरा टाइप का क्वेश्चन पर अभी हमें मूव करना है। दूसरा टाइप का इस पे क्वेश्चन बनेगा, सपोज कर लो ये कैपेसिटर है,
ये रहा ऐसा एक बैटरी कनेक्टेड का छोड़ दिया हमने। अभी क्या किया हमने कि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक लिया और डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे हम लोग इंसर्ट करते जा रहे हैं। तो जब हम लोग इसको धीरे धीरे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो इफेक्ट विल बी, तो पहला सी बढ़ेगा, इसको पूरा पास नहीं करवाया, सिर्फ इंसर्ट करने का ड्यूरेशन में पूछ रहा है कि वो सी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सी विल इंक्रीज। सेकंड पर सोचना है, बैटरी कनेक्टेड है यानी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड है, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज, नॉट इट विल नॉट चेंज, नो चेंज। ठीक है, चलो तीसरा पर अगर बात करता हूं, इस पर जो स्टोर्ड चार्ज है, इस पर जो स्टोर्ड चार्ज है ये प्लस क्यू माइनस क्यू मान लो, तो चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज पर, तो चार्ज पर सोचने के लिए हमें सोचना है Q इक्वल्स टू सी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा भी सेम रह गया लेकिन C बढ़ गया, हैंस चार्ज भी क्या हो जाएगा बोलो, बढ़ जाएगा, हैंस Q विल इंक्रीज, चार्ज स्टोर्ड विल इंक्रीज। ठीक है, चौथा, अगर हमें सोचना है एनर्जी स्टोर्ड पर, एनर्जी स्टोर्ड पर अगर हमें सोचना है तो एनर्जी स्टोर्ड पर कैसे सोचते हैं, तो U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, वी चेंज नहीं हो रहा है लेकिन C बढ़ रहा है, तो हैंस हम लोग कह सकते हैं U भी क्या होगा, बढ़ेगा, U विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड पर मैंने आपको दो चीजें समझाया है, दोनों ही पार्ट, जब हम लोग मान लेते हैं प्लेट्स को सेपरेट करते हैं, प्लेट्स को पास ले आए, कुछ भी ऐसा अगर वो बोलता है तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और या फिर ये वाला। सेकंड वाले में ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, बैटरी इज डिसकनेक्टेड, अगर बैटरी को हमने डिसकनेक्टेड वे में, अगर मान लेते हैं इस पर पहले से चार्ज है प्लस क्यू, इस पर है माइनस क्यू, और अब अगर हम लोगों ने इस पर एक डाइलेक्ट्रिक को ऐसे इंसर्ट कर दिया, तो क्या सब इफेक्ट पड़ेगा, ये देखो सी तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन चार्ज को मूव करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बैटरी नहीं है, बैटरी का रास्ता है ही नहीं, तो चार्ज को क्या होना पड़ेगा, फिक्स, चार्ज विल नॉट चेंज। ठीक है, हाँ, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोल सकते हैं Q बाई सी, तो Q फिक्स्ड है लेकिन C बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस, हैंस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो घटेगा, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे अब एनर्जी का, तो U इक्वल्स टू, यहां पर सोच लो Q स्क्वायर बाई 2C से, Q सेम है एंड C इंक्रीज कर रहा है, तो C के इंक्रीज करने पर हैंस U भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में बात आया, ओके सर, ये सब बातें अब हमें समझ में आ चुका है कैपेसिटर में। एक कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताइए जिसमें कि हमें जो है ना थोड़ा सा एक मजा टाइप का आ जाए, मजा तो चाहिए। देखो, अगर मान लेते हैं कि एक बैटरी है, एक जस्ट एक क्वेश्चन है, एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी से हमने क्या किया, एक कैपेसिटर को कनेक्टेड कर दिया, मान लेते हैं ये है 10 वोल्ट का, और ये जो कैपेसिटेंस है वो उसका भी वैल्यू मान लेते हैं 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, यहां पर जो है ये दूसरा एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका वैल्यू है लेट इट बी 200 माइक्रोफैराड। ठीक है, उसने बोला कि ये जो स्विच है ना, जो ये OA स्विच है, OA क्या है, स्विच है, अगर इस स्विच के पोजीशन को हम लोग शिफ्ट करके अगर यहां पर OB पर लेके चले जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर इस स्विच के पोजीशन को OB पर लेकर के चले जाएं तो OA से घुमा करके, है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, OA से घुमा करके अगर OB पर लेके चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ये काफी बढ़िया सा एक एग्जांपल है क्वेश्चंस का। तो पहले क्या सोचोगे, तो इस पर सोचने के लिए आपको दो पार्ट में से सोचना है। देखो, पहले ये बैटरी इस कैपेसिटर से लगा हुआ है, पहले इस पार्ट को सोचो यहाँ पर, तो क्या ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा, यस रहेगा, कैपेसिटेंस कितना है 100, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, इस पर चार्ज कितना रहेगा प्लस माइनस, तो Q का वैल्यू आप निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10, क्योंकि इसके पैरेलल में है। अब इसी में आप सेकंड पार्ट पे सोचना स्टार्ट करो, सेकंड पार्ट, तो अब सेकंड पार्ट पर कैसे सोचेंगे, अब वो देखो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पर जब हम लोग सोचेंगे तो उसको सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको 100 आपको दिख रहा है 100, और यहां से हमने क्या किया 200 वाले को अटैच कर दिया, है ना, ये 200 वाले को अटैच कर दिया, तो अब क्या होगा, ये चार्ज था लेकिन ये अनचार्ज था, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, एक चार्ज और एक अनचार्ज,
तो ऐसे में इन दोनों के बीच में चार्ज का शेयर हो जाएगा, जिसमें से कि अगर फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर अब निकाला जाए V, ये तो दोनों का ही सेम आएगा, तो ये V को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये V हम लोग कैसे लिख लेंगे, तो V इक्वल टू फॉर्मूला याद होगा सबको, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, ये वाला लगा दो। तो इनिशियली ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था और कैपेसिटेंस कितना था, तो इनिशियल कैपेसिटेंस वैल्यू था 100, एक्चुअली कैपेसिटेंस तो चेंज ही नहीं हुआ है, ओके। C1 का वैल्यू 100 है, V1 में कितना था ये 10 प्लस C2 कितना है 200, V2 में 0 कुछ था ही नहीं उसके पास, बाय C1 प्लस C2 यानी 100 प्लस 200। तो यहाँ पर जो भी आ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 300 यानी 10/3 वोल्ट। तो ये जो हमसे पूछा कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना कितना बना, तो ये 10/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है लॉस ऑफ एनर्जी ही अगर निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कैपेसिटर का क्रक्स था। अब मैं आपको एक बार जो है नोट्स से रिकॉल करवा देता हूं, सारे नोट्स में जितना भी चीज हम लोगों ने पढ़ करके रखा है, आप देखना चाहो देख लो, ठीक है। ये देखो, ये है कंडक्टर, हम लोगों से सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, मतलब हमसे कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि हमने रिवाइज कर लिया लेकिन अब भी हमें नोट्स पढ़ने के लिए बाकी है, वो सब सिचुएशन नहीं चाहिए। ये देखो, ये है कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, फटाफट पढ़ते जाते हैं। एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत बढ़िया बात है। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ओवर द कंडक्टर, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू विच अ करंट जनरेट्स इन द कंडक्टर। तो करंट जनरेट कर सकता है कब, अगर वो कंडक्टर में स्टैटिक कंडीशन पे ना हो तो, ठीक है। तो कंडक्टर स्टैटिक कंडीशन नहीं होने का मतलब कंडक्टर का पूरा पूरा पाथ ही कंप्लीट है, मतलब चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो किसी एक साइड पर जाकर रुकना नहीं चाहिए, वो पूरा के पूरा पाथ में घूम जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो अगला लाइन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मैटर ऑफ कंडक्टर बिकम जीरो। क्यों ऐसा, क्योंकि ये इधर पर जाकर के एक्यूमुलेट करेगा तो दूसरी जगह पर ये क्या पॉजिटिव बनेगा, तो ये एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। इसका प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा, एक्सेस चार्ज कहाँ रहता है, तो आउटर मोस्ट फ्री सरफेस पे। चलिए ये कहीं से कुछ इस पॉइंट को अब वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्सेस चार्ज वाला पॉइंट तो पढ़ लिया, ठीक है। जो भी चार्ज देंगे वो आउटर वाले सरफेस पर ही रहेगा। इसका हाउ द चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट इफ बोथ द स्विचेज आर क्लोज्ड। ये देखो जैसे एक क्वेश्चन है, यहां पर अगर ये वाला स्विच जो है ये S1 और S2, जैसे इसको हम लोगों ने बंद किया, ये S1 और S2 ऐसे बंद कर देंगे तो ये सारे के सारे चार्जेस आउटर मोस्ट फ्री सरफेस पे जाने का ट्राई करेगा। सो Q1 भी यहाँ आ जाएगा, Q2 भी यहाँ आ जाएगा, तो पूरा पूरा चार्ज यहाँ पर फैल जाएगा, अंदर में चार्ज जीरो, यही है, ठीक है। चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मैटर ऑफ कंडक्टर कितना होता है, तो जीरो होता है, वी ऑल नो। डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज हम लोगों ने पढ़ लिखा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें गॉस लॉ का यूज भी करते हैं, वो सब क्लास की बातें हैं। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो मैं बताऊंगा। पोटेंशियल, ये एक इक्विपोटेंशियल रीजन बन जाता है, पूरा का पूरा कंडक्टर ही। चलो चार्ज डेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बन जाता है, वी हैव अंडरस्टूड दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय द सरफेस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय द सरफेस जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो यहाँ पर भी लिखा होगा, ये दे, तो अभी अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो गया। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए, हम लोगों ने देख रखा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये दो प्लेट्स का भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, बल्कि हमने जितना पढ़ा था उसको उससे ज्यादा ही मैंने अभी आपको समझाया है। तो एग्जाम्पल्स देखने के लिए आप देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा काम का नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन कर सकते हो, Q2Q डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स मैंने आपको मेमोराइज कर दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द प्लेट्स, ये दोनों ही पॉइंट ये हम लोगों को याद हो चुका है। चलो इसका फाइंड आउट जो क्वेश्चन है, मल्टीपल प्लेट पर अभी आप मत जाइए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, नीट में छोड़ दीजिए। अगर ये दो स्फीयर को कनेक्ट करते हैं तो वही है सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी पहले भी हो चुका है, सो नो नीड टू रिपीट इट, क्योंकि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हो चुका है हमारा, मैंने आपको ये सब सिखा दिया है, अभी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके बाद ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर।
यहां पर क्यों ऐसे कर्व लाइंस बन गया, क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे नहीं है। फिर कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख देते हैं, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट कर पाएगा? आंसर इज नो। उसके उसके मैटर पे, ये सरफेस पर ही वो टर्मिनेट कर जाएगा और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0। ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। इस पे आप जो है इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पर आप तब ध्यान दीजिएगा जब आप इधर से सारा कुछ देख लेंगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इंड्यूस्ड पोटेंशियल भी। ठीक है, तो कैसे करके इसको निकालते हैं, लेकिन ध्यान आप तब देंगे जब बाकी सब हो चुका है। तो यहाँ पर देखो, जैसे इस पॉइंट पर हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बाहर में एक चार्ज है और ये एक कंडक्टर है ना। तो इस चार्ज के वजह से अगर यहाँ पर देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर में कितना रहेगा? 0। तो नेट कैसे 0 हुआ, जबकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है ही। तो वो इसीलिए 0 हो जाता है क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो ये इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से बनता है। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल आउट कर देता है। तो यानी यहां से हमें समझ में आता है कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसी के बराबर है। यानी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उतना है के ही बराबर है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। डन। ओके। फिर ये है, मान लेते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल। तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल अगर हमें किसी भी पॉइंट पर निकालना है, ओके, तो अगेन यहां पर भी थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। तो किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, अंदर में हर पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल तो सेम ही रहता है। और वो कितना रहता है? तो इनसाइड हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल विल रिमेन सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अगर एक चार्ज यहाँ पर है, दिख रहा है तुम्हें Q, तो इसके वजह से जो सेंटर पर पोटेंशियल है, इसके वजह से जो सेंटर पे पोटेंशियल है, यानी के क्यू बाय आर, नहीं ये नहीं, ये के क्यू बाय आर नॉट, ये डिस्टेंस है ना आर नॉट, तो के क्यू बाय आर नॉट, यही पोटेंशियल इसके अंदर में हर पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पर। ओके, अब अगर मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पर चाहिए टोटल पोटेंशियल, तो यही है। लेकिन अगर अगर हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, तो इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से तब कैसे लिखोगे? तो उसके लिए ये इक्वेशन लगाओ। तो टोटल पोटेंशियल तो आपको पता ही है, उसमें से के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर मतलब इसका पोटेंशियल जो इस पॉइंट पर है उसको माइनस कर दो। टोटल पोटेंशियल पता है के क्यू बाय आर नॉट, अंदर के हर एक पॉइंट पर वही होता है। और इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आ गया? तो के क्यू बाय आर, इसमें से उसको माइनस कर दो, निकल जाएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट फर्स्ट टाइम पे मत जाओ, सेकंड टाइम पे जाना। चलो आगे चलते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना, लेकिन सेकंड टाइम पर। ठीक है, चलिए अब यहां से आ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? चार्ज, एनर्जी, ये सब समझ में आ चुका है। ये रहा, देखो आइसोलेटेड स्फेरिकल हो गया, पैरेलल हो गया, स्फेरिकल हो गया। ओ यस, ये यहाँ पर मैंने बोला था ना, मैं ये फॉर्मूला मैं भूलता रहता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो है ये वाला फॉर्मूला, ये कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइड बाय एल एन आर टू बाई आर वन। तो हम लोगों को यहाँ पर जो मैंने आपको लिखवाया था, एक सेकंड, क्या है ना कि आप लोग भी बदमाश कम नहीं हो ना। आप लोग बोलोगे सर ये देखो आपने ही गलत पढ़ाया था इसीलिए मैंने, तो ये तो आप लोग मुझे बोलने से एक सेकंड भी रुकोगे नहीं। हाँ भाई, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूले को करेक्ट करो तो ये वाला C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई एल एन आर टू बाई आर वन। ठीक है, ये हो जाता है। बाकी और कोई फॉर्मूले में उतना मैं नहीं भूलता हूँ, वो वाला एक भूल जाता हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई, तो उसका बस ध्यान में रख लेना। ओके, चलो आगे देखते चलते हैं। ये हो गया चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, डन है। ये सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डन है। कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सब डन है। यूनिट होता है फैराड, माइक्रो फैराड, जो भी है। डायमेंशन आप लोग इसको देख लेंगे। डायमेंशन, डायमेंशन के लिए रेडी हो जाओ। M-1 L-2 A2 T4 ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, चलो एनर्जी स्टोर्ड सबको समझ में आ चुका है। चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज कैपेसिटर, बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करता है वगैरह वगैरह। इसी में मैंने फ्लो ऑफ चार्ज भी समझाया आपको।
ठीक, वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, उसमें से एनर्जी कितना स्टोर होता है और कितना परसेंट लॉस कर जाता है, तो 50% लॉस कर गया। ठीक है, इसके बाद ये सब सारे क्वेश्चंस जो है वो एनर्जी कैसे लॉस होता है, तो एनर्जी लॉस का ये भी एक एक है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बट ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अभी फिलहाल के लिए स्किप करिएगा। जितने भी लोगों को अभी नीट क्लियर करना है अभी उसके लिए ये वाला पॉइंट को आप स्किप करो। ठीक है, चलो, शेयरिंग ऑफ चार्ज दो कैपेसिटर्स के बीच में मैंने आपको सिखा दिया है। अगर यहाँ पे मान लो दोनों ही प्लेट्स आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो स्विच बंद करने से भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई भी एक स्विच को अगर बंद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटेम्प्ट इट। इसका शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर्स, यस वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ये सब में। चलो, ये सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ हो चुका है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये एक एक काम का है। चलो ये इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, V1 से हमने V2 कर दिया, तो कितना का एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे। ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट है। पहले अगर मान लो 10 वोल्ट है, बाद में 20 वोल्ट हो गया, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर दो। चलो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस वन। आगे चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करो। ये भी ये भी इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करो। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन सीरीज है, पैरेलल है, दोज ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक प्लेट्स, अगर सिर्फ और सिर्फ प्लेट्स का अगर बात करें तो उसके कॉम्बिनेशंस को कैसे हम लोग डील करते हैं, ये देखो। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पैरेलल, ये जो जितने भी प्लेट्स दिख रहे हैं उनके बीच में कितने कैपेसिटर, जैसे यहाँ एक बन गया, यहाँ एक बन गया, यहाँ एक बन गया, तो ऐसे जितने भी दो प्लेट के बीच का अगर आपको जगह दिखता है ना, उतने सारे कैपेसिटर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ऐसे करके। तो जितने सारे प्लेट्स हैं अगर ये सबके सब सीरीज में है, अगर मान लेते हैं 2 प्लेट है तो एक कैपेसिटर, 3 प्लेट है तो 2 कैपेसिटर, n प्लेट्स है तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, n-1। ठीक है, चलो तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनेगा, तो अगर n-1 कैपेसिटर्स बना और सबके सब आइडेंटिकल बने तो यानी C/n-1। ठीक है, चलो अगर मान लेते हैं इसी में पैरेलल टाइप का अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए, तो पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, तो जैसे ये प्लेट है, पहला हुआ, तीसरा हुआ, पांचवा हुआ, सातवां हुआ, ऐसे करके दूसरा, चौथा, छठा, मतलब ऑड नंबर्स को एक तरफ, इवन नंबर्स को एक तरफ, अगर ऐसे करके कनेक्ट किया जाए ना तो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक, ओके, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो कि सी इक्विवेलेंट कितना बना, तो इसमें 3 ही है, 1 2 3, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, तो 3 कैपेसिटर, तो इसलिए यहाँ पर कितना बन गया, 3C। इसके बाद फाइंड आउट सी इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं तो बोल ही रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, तो यहाँ पर कितने कैपेसिटर, कितने प्लेट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 प्लेट है, एक कैपेसिटर यहाँ बन रहा है, 1 2 3, तो 3 कैपेसिटर बन गया। अब ये तीनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन को हमें चेक करना पड़ेगा कि कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये देखो, ये बैटरी से ये कनेक्टेड है ना, ये इसको अटेम्प्ट करना ही करना है, इसको स्किप नहीं करना है ना। तो इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं हम A मान लिया और इस पॉइंट को हमने B मान लिया, ये देखो ये पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया B, तो B मतलब ये भी पॉइंट कितना हो गया B, है ना, और यही B जो है वो यहाँ से यहाँ तक B है, यानी इस पॉइंट को भी तुम B बोल सकते हो। A तो और कहीं पर नहीं जा रहा है, तो ये हो गया, ये देखो ये जो C1 है, ये जो C1 है, C1
इसका एक प्लेट का पोटेंशियल क्या है ए, और C1 के दूसरे प्लेट का पोटेंशियल क्या है बी। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, एक पॉइंट ए बनाओ, एक पॉइंट बी बनाओ, है ना, और ए और बी के बीच में एक प्लेट ऐसे बना करके C1 बनाओ। ठीक है, पहला कैपेसिटर। अब सोचो C2 का, तो C2 का एक प्लेट है क्या B, और C2 में जो ये जो दूसरा वाला प्लेट है उसका कोई नाम नहीं मालूम है हमें, तो इसका नाम कुछ हम लोग दे देते हैं D। ठीक है, तो उसका नाम अगर डी दे दिया तो यहां पर एक पॉइंट बना दो डी। अब बताओ C2 जो है, C2 वाला जो कैपेसिटर जो इस बीच में बना हुआ है, वो उसके दो प्लेट्स होंगे, तो एक प्लेट बी है और दूसरा प्लेट डी है, तो एक प्लेट बी एक प्लेट डी, इसके बीच में दो प्लेट लगा दो, ऐसा ये बन गया हमारा C2। अब ये जो अपना C3 है, C3 में भी देखो एक प्लेट है किस पर, डी पर, और दूसरा वाला प्लेट किस पर है, बी पर, तो डी और बी के बीच में ये तीसरा कैपेसिटर है, डी और बी के बीच में, तो डी और बी, ये भी डी और बी के बीच में है, यानी यहां पर से ऐसे ऐसे करके कनेक्टेड है। तो क्या ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो ए और बी के बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये जो कैपेसिटर है, ये दोनों का दोनों कैपेसिटर दोनों ही पैरेलल में तो आ गए, तो मतलब ये जो C2 है और वो जो C3 है, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो C2 प्लस C3। लेकिन बात ये है कि वो B और D के बीच में जो है वो D A से कनेक्टेड नहीं है, मतलब इनपुट से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो बिना इनपुट और आउटपुट के बीच में आए ये कैपेसिटर पर कुछ स्टोर नहीं करवा पाएगा, मतलब ये नॉन वर्किंग बन जाएगा। अगर ये नॉन वर्क, क्योंकि एक कैपेसिटर के हो अगर आप वर्किंग बनाना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं इनपुट और आउटपुट के बीच में आना चाहिए, है ना। जैसे यहां पर भी अगर कुछ रहता तो इनपुट से उसको सप्लाई मिलता, तो यहां पर इसको कुछ सप्लाई नहीं मिल रहा है इनपुट की तरफ से, तो ये दोनों ही नॉन वर्किंग बनेगा, तो सिर्फ एक ही प्लेट एक ही कैपेसिटर यहाँ वर्किंग है C1। लेट्स गो थ्रू इट्स आंसर। वर्किंग कैपेसिटर इज ओनली C1, सो एप्सिलॉन नॉट A by D। ठीक है, ओके। अब आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को अगेन अटेम्प्ट करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे कैसे करोगे, तो अगेन इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B, तो ये A हो गया यहाँ पर, ये B हो गया यहाँ पर, ये B यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ पर ये जो C1 है, C1 इसको ही कुछ नाम दे दो D, तो ये जो C1 है वो उसका एक प्लेट है A के साथ, एक प्लेट है D के साथ, तो यहाँ पर A बनाओ, यहाँ पर B बनाओ, यहाँ पर D बनाओ, तो C1 को A और D के बीच में दिखाओ, ये हो गया C1। फिर ये देखो C2, C2 जो है यहाँ पर D और B के बीच में है, तो C2 D और B के बीच में है, यहाँ पर ऐसे दिखा दो C2। और C3 जो है, C3 B और B के ही बीच में, इसका एक प्लेट भी B पर है, दूसरा प्लेट भी B पर है, तो B और B के ही बीच में, तो इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना, तो ये तो नॉन वर्किंग यहीं पर हो गया। तो अभी यहाँ पर C3 को लगा करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में हमें दो ही कैपेसिटर बना, C1 और C2, दोनों ही आइडेंटिकल है क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सेम है, C C सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो C/2, देखो C/2। ठीक है, चलो अभी इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, पॉज करो अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, इंपॉर्टेंट में से एक है, प्लीज अटेम्प्ट इट। ओके, सिंपल सर्किट है ये, कि ये दोनों सीरीज में आएगा, वो उसका साथ ये पैरेलल में आएगा। ठीक है, चलो ये सारे तो क्वेश्चन ही हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा रेसिस्टर्स में होता है, वैसा ही व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कैपेसिटर में भी बन सकता है, C1/C2 C3/C4, यहाँ ये 4 है, C3/C4, और ये C5 ऐसे में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप से सॉल्व कर सकते हो। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ KCL KVL ये सब भी इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, काम नहीं पड़ता है, सो यू कैन इवन स्किप इट ऑल्सो, बट यस ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मान लेते हैं इस जंक्शन पॉइंट का उसने मान लो पोटेंशियल ही पूछ लिया, तो ये इधर से C1, यहाँ का पोटेंशियल वो दे देगा V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, यहाँ का पोटेंशियल बताओ, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो सिंस बोथ द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो जितना चार्ज यहाँ से जाएगा उतना ही चार्ज उधर से भी जाएगा, तो अगर यहाँ वाला चार्ज जो जाएगा उस चार्ज का वैल्यू को अगर मैं लिखूं, तो C1 इंटू इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V है, तो V1 माइनस V,
इक्वल टू उसके लिए जो चार्ज वहां से पास करेगा, तो C2 ये कैपेसिटेंस है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V2। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमें यहां पर निकल करके आया है, यहां पर V इज इक्वल्स टू, ये V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर दो कैपेसिटर के बीच का एक जंक्शन पॉइंट का पूछ रहे तो आप डायरेक्टली भी इसको अप्लाई कर सकते हो। यू कैन यूज इट लाइक द फॉर्मूला। ठीक है, सो V1 इस साइड का पोटेंशियल, V2 उस साइड का पोटेंशियल। चलो ओके, फाइंड पोटेंशियल एट जंक्शन, ये सेम जैसा करंट में किया था वैसे करके करो, पॉज करके इसको अटेम्प्ट करो। इधर से चार्ज आएगा, दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा, C1 डेल्टा V, C2 C3 ऐसे करके अटेम्प्ट करिए इसको भी। चलो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज अटेम्प्ट इट। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अलग से सी क्या होता है वगैरह वगैरह, फेसिंग प्लेट का जो एरिया होता है कॉमन एरिया, उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, वी हैव मेमोराइज्ड ऑल दिस थिंग्स। सो एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी हमें पता है, एनर्जी डेंसिटी भी हमें पता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाता है, ये हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में ही देख चुके हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अगर दोनों को बिल्कुल ही सेपरेट कर देना है तो जितना इनके बीच में एनर्जी स्टोर्ड है उतना ही सप्लाई करो तो ये अलग हो जाएगा, मतलब एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर, सप्लाइड भी हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, डायलेक्ट्रिक डाल दिया, ये सब हम लोगों ने कर लिया है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब फॉर्मूलाज हम लोग देख चुके हैं, ये सब फॉर्मूलाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए फिर से काम का है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप यहां पर से एक बार देखो। अगर मान लो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रखा, यहाँ पर K है, एक डाइलेक्ट्रिक रखा यहाँ पर 2K है, और यहाँ पर मान लेते हैं एयर है। तो अगर सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उसने ग्राफ बनाने के लिए दे दिया, तो जहां जहां पर भी ये K अगर डाइलेक्ट्रिक आ रहा होगा ना, तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा ही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई K के बराबर हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी E नॉट बाई के, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो होगा E नॉट बाई 2K, यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा E नॉट बाई, इसका K का वैल्यू 1 ही होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनाओगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा E वर्सेस X को सोच करके देखो, तो पहले है E नॉट बाई के, तो ये मान लेते हैं E नॉट है, तो E नॉट बाई के यहाँ हो गया, फिर है E नॉट बाई 2K, तो E नॉट बाई 2K वो इनफैक्ट यहाँ हो गया, और फिर बाद में है E नॉट, फिर E नॉट ये यहाँ हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है ना। तो चलो यहाँ पर से भी एक बार देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर K है, वहाँ एयर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो, यहाँ पर E नॉट बाई के, यहाँ पर कितना हो जाएगा E नॉट, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम है E नॉट बाई के, और वहाँ E नॉट। ठीक, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस का बात करना है, पोटेंशियल का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, तो Vx का ग्राफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, मतलब Vx का ग्राफ निगेटिव हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो E इक्वल्स टू माइनस डो वी बाई डो आर को एक बार रिकॉल करो, तो डो वी बाई डो आर जो होता था वो माइनस ई के बराबर होता था, मतलब Vx ग्राफ का स्लोप माइनस ई होता है, तो माइनस ई यानी माइनस ई नॉट बाई के यहाँ का स्लोप, माइनस ई नॉट वहां का स्लोप, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा निगेटिव में स्लोप। ठीक है, चलो ओके, बहुत ही अच्छा है ये सारे ये वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। एयर है, मेटल है, फिर के है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई काम नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, है ना, स्किप इट, इसका कोई काम नहीं है। ओके, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक अलोंग विद बैटरी, जब बैटरी कनेक्टेड है और जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, ये हम लोगों ने कर लिया है, तो इसको रिकॉल अगर हम लोग करना भी चाहें तो कुछ खास टाइम लगेगा नहीं। ये देखो यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो कैपेसिटेंस तो बढ़ता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रह जाता है, कांस्टेंट।
यहाँ पे देखो बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, तो चार्ज क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। बस इसी के बेसिस पर आंसर कर दो, ठीक है। चलो अब हम लोग, if an isolated spherical metal balls each of capacitance C are merged, then what will be new capacitance? ओके, न्यू कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, ये एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोगों के पास अगर वक्त हो तो ये क्वेश्चन स्टिल होमवर्क में रहेगा। तो अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर से, तो हर एक का कैपेसिटेंस को ऐसे समझो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर n को मिला दिया तो वो बड़ा बन जाएगा, यानी उसका जो सी डैश होगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। तो कैपिटल आर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के जगह पर n रेज़्ड टू पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। समझ आ रहा है? तो यानी यहाँ पर n रेज़्ड टू पावर 1/3 को पहले लिख लो, यानी n रेज़्ड टू पावर 1/3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं n रेज़्ड टू पावर 1/3 इंटू सी। तो n रेज़्ड टू पावर 1/3 इंटू सी, ठीक है। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, न्यू चार्ज क्या होगा, न्यू पोटेंशियल क्या होगा। न्यू पोटेंशियल का फॉर्मूला जो कि V डैश इक्वल्स टू होता है n रेज़्ड टू पावर 2/3 इंटू वी, और न्यू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, दिस वन इज ऑफ नो यूज, स्किप। ओके, सो दैट्स ऑल। तो ये था पूरा का पूरा अपना कैपेसिटर। देखो मेरे रिवीजन के में मैं बस ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट है पहले मैंने आपको कुछ यहाँ से समझा दिया, है ना, पहले मैंने आपको उधर से समझा दिया, और फिर अगर नोट्स में जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम लोग लिख करके रखते हैं, तो नोट्स का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो वन शॉट रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो नोट के कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो छूट जाते हैं। तो अगर मान लो साथ साथ हमने एक बार आपको नोट्स भी दिखा दिया और नोट्स में कुछ भी ऐसा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी बता दिया, तो ये एक होलिस्टिक रिवीजन आपके लिए बन जाता है। इट इज कंप्लीटेड। अब इस पर वक्त देने के बाद, ये एक बार देख लेने के बाद, ये थ्योरी का ही तो रिवीजन था, इसके ऊपर वक्त देने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं टाइमर के साथ बोला, 20 to 30 मिनट, 20 से 30 मिनट लगना चाहिए। आप एक बार और देख लो अपने नोट्स को, दैट्स ऑल। और इसके बाद सीधा सवाल लगाओ, इसके बाद सीधा सवाल लगाओ। आपको PYQs लगा लेना है, आपको टाइप वाइज जो होता है ना, टॉपिक वाइज, वो वाला लगा लेना है, दैट्स ऑल, और इसको खत्म करना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।